Hello everyone, welcome to our induction classes for the new batches that we are starting for those who are aiming for IAS 2021, 2022 और 2023. So अगले 3 दिन तक हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये क्लास है फ्रेशर्स के लिए. अगर आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू अटेंड दीज 3 days ऑफ लेक्चर्स. So those who are already preparing are not required to attend these 3 lectures because these are very basic. These are basically the baby steps for those who are now aiming to start their preparation for IAS 2021, 2022 और 2023. 21, 22 या 23 के लोग जो आज से तैयारी करना चाहते हैं, ये लेक्चर्स उनके लिए वो फर्स्ट स्टेप होंगे जो उनको उनकी मंजिल तक जाने में पूरी तरह से मददगार सिद्ध होंगे. अब आज हम क्या करेंगे, पहले लेक्चर में हम इस एग्जाम के पैटर्न को, इसके स्टाइल को, इसके सिलेबस को अंडरस्टैंड करेंगे. इन द फर्स्ट लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड द स्टाइल, द पैटर्न एंड द सिलेबस ऑफ द एग्जाम. In the second lecture, what we will be discussing the art of reading and writing, as if how the newspapers are to be read, how the notes are to be made, how the static and the current is to be integrated and how the answers and essay is to be written. So दूसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि अखबारें कैसे पढ़ी जाएं, समाचार पत्र पढ़ के उसके किस प्रकार से आप नोट बनाएंगे और कैसे आप जो आपके स्टैटिक टॉपिक हैं कि आपने हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ा है, अब करंट अफेयर को उसके साथ कैसे आप जोड़ेंगे और साथ में कैसे आप अच्छे आंसर लिखेंगे और कैसे आप एक अच्छा ऐसे लिखेंगे. ये हम दूसरी क्लास में करेंगे. और तीसरी क्लास में हम किस चीज़ पे डिस्कशन करेंगे. इन द थर्ड क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, हाउ टू चूज एन ऑप्शनल. और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रेगुलर बैच जो 2021, 22 और 23 के स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बैच बनेगा, क्योंकि इसे हम स्टार्ट करेंगे विद NCERTs. जब हम NCERTs के साथ स्टार्ट करेंगे तो हम पहले आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ वो सारे कॉन्सेप्ट्स को बेसिकली एज अ चाइल्ड डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट हो, और फिर हम आपके साथ एडवांस कोर्स स्टार्ट करेंगे. सो this batch is going to be a very important batch for the beginners because we will be starting first with NCERTs. We will lay a clear foundation, a strong foundation by giving you clarity of concepts, and then we will take you to the advanced course. So it will be that once you enter into our classes, online classes, we will first create a level play field. हम सबको एक समान बनाएंगे, पहले इक्वल करेंगे उनको NCERT के थ्रू सब समझाकर. क्या होगा, कुछ लोग हैं जिन्होंने +1, +2 ऑनवर्ड्स 11वीं क्लास ऑनवर्ड उन्होंने कॉमर्स ले लिया था, किसी ने मेडिकल लिया, किसी ने नॉन मेडिकल लिया, किसी ने ह्यूमैनिटीज़ ली. अब सबके डिफरेंट स्किल सेट्स हैं. वाइल वी स्टार्टेड आवर +1 or +2, 11th, 12th classes, different student had different streams. Some were in art, some were in commerce, some were in medical, some were in non-medical. They all acquired different skill sets. So before we start the main course, we will create a level play field for all. जब सब एक समान आ जाएंगे तब हम उनको एडवांस कोर्स में लेके चलेंगे ताकि उनको किसी भी कॉन्सेप्ट में अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी ना हो. सो कटिंग शॉर्ट एंड एक्सप्लेनिंग इट अलॉन्ग विद द डिस्कशन, अब हम बात करेंगे सबसे पहले यूपीएससी के पैटर्न के बारे में. जब हम बात करते हैं पैटर्न की तो 2 तरह से आपको समझना है. प्री मेंस इंटरव्यू, एक तो इस चीज़ को समझना है और साथ में समझना है कि इनके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, प्री मेंस एंड इंटरव्यू एंड व्हाट स्टेप्स आर देयर इन ईच ऑफ दीज एग्जाम्स. सो व्हाइल वी टॉक अबाउट द प्रीलिम एग्जाम, जब हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करते हैं यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम, यूजुअली ये मई या जून के मंथ में एग्जाम होता है, राइट. यूजुअली इट इज इन द मंथ ऑफ मई और जून. एज इफ फॉर 2020 दिस एग्जाम वाज ओरिजिनली प्लान्ड फॉर 31st मई. सो इस साल ये अदरवाइज 31 मई को होना था, बट बिकॉज ऑफ कोरोना के चलते हुए इसको 4 अक्टूबर को पोस्टपोन किया गया, राइट. इट हैज़ बीन पोस्टपोन टू 4th of October बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस. बट इन एनी केस नेक्स्ट ईयर इट विल बी ऑब्वियसली बैक टू द नॉर्मल. अगले साल जैसे ये चल रहा था वैसे ही चलेगा. सो मई, जून या ज़्यादा से ज़्यादा शायद ये जुलाई में चला जाए, इससे और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होने जा रहा. सो वी हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ इफ 2021 इज आवर एम, एंड इवन इफ वी आर प्लानिंग फॉर 2022, 2023, there is no need to wait and waste our time.
right? We have to start now so that we can prepare well and get more and more time for revisions and value addition to what we have already done. अगर 22 या 23 का भी हमारा लक्ष्य है तो भी हमें अब और प्रतीक्षा नहीं करनी, रादर अभी हम स्टार्ट करेंगे। अब स्टार्ट करके हम सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म करेंगे और एक बार सिलेबस जब ख़त्म हो गया तो असली तैयारी उस दिन से शुरू होगी जब हम उसको बार बार रिवाइज करेंगे और उसमें हम वैल्यू ऐड करेंगे, राइट? सो अब जब हम बात करते हैं प्रीलिम एग्जाम की, 2 स्टेजेस होती हैं, एक जनरल स्टडीज और एक सीसेट। पहले तो ये याद रखना है कि ये दोनों पेपर एमसीक्यू बेस्ड हैं। बोथ द पेपर्स आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड और इनमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है, राइट? देयर इज 1/3 नेगेटिव मार्किंग इन बोथ दीज पेपर्स, बोथ आर ऑब्जेक्टिव और दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। पेपर 1 जनरल स्टडीज 200 मार्क्स का है। दे आस्क they ask for these 200s, they ask 100 questions of 2 marks each, right? Whereas in CSAT for these 200 marks they ask 80 questions of 2.5 marks each. Now before we proceed further, आगे जाने से पहले ये जान लें कि पेपर 2 जो है CSAT ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स जो हैं वो काउंट नहीं किए जाते, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। हमें सिर्फ इस पेपर में 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ 200 हमें 66 मार्क्स लेने हैं। पेपर 2 इज ओनली क्वालिफाइंग, right? 33% marks are to be secured to qualify for the mains. Nothing in this paper, no marks of this paper will be counted, right? It is only on the basis of paper 1 that the marks are counted. So इस पेपर में आउट ऑफ 200 जो अभी तक ट्रेंड चला है वो 96 to 124 के बीच में मार्क्स चले हैं, राइट? फ्रॉम 94 to 126। अगर हम ये मान लें कि 130 इज अ वेरी सेफ स्कोर, 130 जो है वो इतना अच्छा स्कोर है कि मुझे मेंस की कॉल आएगी, तो उसका मतलब है कि मुझे 65 क्वेश्चंस ठीक करने हैं और मेरे 130 मार्क्स बन जाएंगे। सो इफ आई स्कोर 65 राइट आंसर्स, राइट, that means I get 130 marks and this is a ticket for the mains, which means out of these 100 questions for 200 marks, if I rightly click 65 answers, I am safe. Fine. Now that I say 65 answers, अगर सिर्फ 65 ही ठीक करने हैं, that means there is a margin of 35 which I can leave altogether. मैं 35 क्वेश्चन छोड़ भी दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। But at the same time what I need to understand that not all the questions that I attempt with 100% of the surety are going to be correct in the end. तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा होता ही है कि जिन क्वेश्चंस को मैं बहुत बड़ी उम्मीद से करता हूं कि ये तो मुझे पक्के ही आते हैं और मेरे सही हैं, वो भी कई बार गलत हो जाते हैं। तो अगर मैं 75 से 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूं एग्जाम में, 75 to 80 क्वेश्चन, अभी भी मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए जिनको मैंने टच भी नहीं किया, मुझे नहीं आते। अब इन 75 या 80 में से, लेट्स से 80 अटेम्प्ट किए थे, इन 80 में से मेरे 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तब भी मेरे 70 क्वेश्चन ठीक थे। अगर मेरे 12 भी गलत हो गए तब भी मेरे 68 क्वेश्चंस ठीक थे और 1/3 के हिसाब से जाते हुए यहाँ पे 4 के मार्क्स कट गए, अभी भी मेरे 64 क्वेश्चन सही हैं और मैं 128 नंबर ले रहा हूँ। तो अगर मेरे 70 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए, 10 क्वेश्चन गलत भी हो गए और 20 मैंने अटेम्प्ट नहीं भी किए, तब भी गारंटीड है कि मुझे मेंस की कॉल आएगी। इसके अलावा एक और यार्डस्टिक है, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूंगा। सो इफ आई अटेम्प्ट लेट्स से 80 क्वेश्चंस, 10 गो रॉन्ग एंड 70 आर करेक्ट, 10 गो रॉन्ग, 70 आर करेक्ट, 20 आई डिड नॉट इवन अटेम्प्ट, स्टिल देयर इज अ like 100% possibility, more than 100% possibility that I am getting a call for the mains. Beyond this I will give you another yardstick to keep in mind when you attempt your pre, right? So now moving further, if I look at the syllabus of the prelim exam, so paper 1 जनरल स्टडीज का अगर मैं सिलेबस देखूं तो उसमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले आते हैं करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, जिन्हें हम करंट अफेयर्स बोलते हैं और जिसके लिए हमें न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। Many people ask me, students usually ask me, sir, is it important to read newspapers or can we go for the notes prepared by different academies, as if we at Raj Academy too make notes of newspapers? So see, now that depends which particular site you are following and how much of the content they are delivering. At times for intellectual intimidation, people come up with
20 pages of current affairs every day or 300 pages of current affairs every week or every month, 500 pages. I don't think that is required. If someone is genuinely reading newspaper personally and make their own small notes every day and then convert them into weekly notes and then convert them into monthly notes, they will be surprised to see that they have only 50-60 pages of their handmade notes which they have already revised thrice. So I suppose reading newspaper is a must. If you have time, if you have energy, if you have inclination for this exam, you must read your newspaper. जब लोग ये पूछते हैं सर अखबार पढ़ना कितना ज़रूरी है, क्या हम किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स पढ़ लें, हम खुद भी नोट्स बना के देते हैं, तो मैं सबको ये बात समझाना चाहूँगा, जो लोग 300, 500 पेज के मंथली मैगजीन्स बना के आपको दे रहे हैं, राइट, उन्होंने ना आपको ये जताना है कि हमारे नोट्स सबसे बढ़िया हैं, सबसे अलग हैं। भाई यूपीएससी इतना अलग नहीं है, यूपीएससी की तैयारी बहुत सरल ढंग से हो सकती है। अगर आप खुद रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसके आप रोज़ाना नोट्स बना लेते हो, फिर उन नोट्स को आप वीकली एक बार रिवाइज कर लेते हो और उनकी समरी बना लेते हो, वीकली समरी साप्ताहिक बन गई, फिर उसकी आप मासिक समरी बना लो, राइट, हर महीने के एंड में आके 4 वीकली शीट्स थी उनको भी समराइज कर दिया। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या देखोगे, आपके हाथ में ना 50 से 60 पेजेस आए, और वो भी कौन से, जिन्हें आप ऑलरेडी 3 बार पढ़ चुके हो, रिवाइज कर चुके हो। इससे बेटर तरीका करंट अफेयर करने का और कोई नहीं है। सो अखबार पढ़ना ज़रूरी है। कौन सा अखबार पढ़ें, बहुत बढ़िया सवाल होता है लोगों का। सो द हिंदू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में अगर आपके पास टाइम है तो आप इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल ज़रूर पढ़िए। अब बात आती है हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की कि सर हम कौन सा अखबार पढ़ें। सो बहुत ही सरल सवाल का बहुत ही सरल जवाब है, आपको हिंदी माध्यम का जो सबसे बढ़िया आपके एरिया में न्यूज़पेपर आता है उसको पढ़ना शुरू करना है, और साथ में आपने क्या करना है, एक्सप्रेस के आर्टिकल्स को अगर आप खुद पढ़ के समझ पाओ और ट्रांसलेट कर पाओ सही, नहीं तो आप ऑनलाइन जाके सर्च कर लो, कहीं ना कहीं जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स आते हैं उनकी हिंदी भाषा में अनुवाद करके कोई ना कोई वेबसाइट आपको प्रोवाइड करेगी ही करेगी, राइट। आप नव भारत टाइम्स अखबार है, आप वो पढ़ सकते हो, राइट, बहुत सारे हिंदी भाषा के अखबार आते हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हो। इसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता संग्राम। अब इसके लिए ना हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया दोनों कंपोनेंट्स आ गए और मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया भी आ गया। इसमें दे कवर एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी इंडिया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और समकालीन भारत। अब जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज कॉल्ड पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसे हम राजनीतिक इतिहास बोलते हैं, एंड वन इज नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, जिसे हम सोशल हिस्ट्री, सामाजिक इतिहास बोलते हैं। जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ते हैं, वाइल स्टडिंग पॉलिटिकल हिस्ट्री वी टॉक अबाउट द डायनेस्टीज, द किंग्स, द कैपिटल्स, द पॉलिसीज, द वॉर्स एंड द कॉन्क्वेस्ट्स एंड देयर ट्रीटीज, राइट, राजाओं के युद्ध, उनकी नीतियाँ, उनकी राजधानी, उनकी बनाई हुई करेंसीज। बट जब हम पढ़ते हैं नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, उसमें हम पढ़ते हैं धर्म की बात, रिलीजन इज इंपॉर्टेंट इन नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, लिटरेचर, राइट, जितना भी साहित्य लिखा गया, जितनी तरह की वहाँ पर कलाएं हुई, वो सब नॉन पॉलिटिकल हिस्ट्री का पार्ट बन जाता है, जिसे हम यूजुअली कल्चर बोलते हैं, राइट। और इंडियन नेशनल मूवमेंट को जब हम पढ़ते हैं, वाइल टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल इंडियन नेशनल मूवमेंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स, द पर्सनैलिटीज एंड द प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल, क्विट इंडिया मूवमेंट इज एन इवेंट associated with Mahatma Gandhi, a personality or a person, started from Bombay, a place, right, non-cooperation movement, an event, right, started by Mahatma Gandhi from Nagpur session of Congress in 1920. So events, places and persons, इस हिसाब से पढ़ना है। डेट्स को याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ खास डेट्स हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्यू ऑफ द डेट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपको साथ साथ याद करनी है, नॉट ऑल द डेट्स। हिस्ट्री में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, किस घटनाक्रम में इतिहास चला वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि डेट्स को याद करना। इफ़ यू लुक एट द प्रीवियस पेपर्स यू विल बी सरप्राइज्ड दैट नॉट मैनी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड ऑन डेट्स एज सच और स्पेसिफिकली। पिछले पेपर देखिए आप पिछले सालों के, और आपको अचंभा होगा ये देखकर कि बहुत कम ऐसे सवाल आए हैं जिनमें डेट्स पूछी गई हों, राइट। देन वी हैव इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी है, सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, राइट। अब ज्योग्राफी, भूगोल में आपसे वो क्या पूछता है
एक तो भारत और विश्व का भूगोल, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी की बात होती है। सबसे पहले तो जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, ये धरती बनी कैसे है, राइट, पहाड़ कैसे बने, नदियां नाले कहाँ हैं। उसके बाद आती है सोशल ज्योग्राफी, व्हाट इज द टाइप ऑफ हैबिटेशंस वेयर पीपल लिव, लोग कहाँ रहते हैं, किस तरह के वो उद्योग में जुड़े हैं, किस तरह से उनका विकास हुआ, हाउ द सिविलाइजेशंस डेवलप्ड। देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आपसे क्या पूछा जाएगा, इसमें पूछा जाएगा कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज है, खनिज पदार्थ कहाँ पड़े हैं, कहाँ पर पोर्ट बंदरगाहें बने हैं, एंड हाउ द सिविलाइजेशन इज ग्रोइंग, हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग। दिस इज पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, राइट, कृषि और उद्योग इस इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट बन जाते हैं, और ये हमें इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे पढ़ना है। सो this is something that +1 +2 NCERT covers in a very beautiful way, right? So 11वीं और 12वीं कक्षा की अगर आप NCERTs पढ़ेंगे उसमें ये ज्योग्राफी अच्छे से कवर हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप NCERTs पढ़ेंगे +1 और +2 की, सिर्फ और सिर्फ +2 की, +2 की NCERTs जिसमें थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, 2, 3, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न है, तो आपका ये पार्ट कवर हो जाएगा। इस पर बहुत सारे स्टूडेंट्स एक सवाल पूछते हैं, एनसीईआरटीज पुरानी पढ़ी जाएं या नई पढ़ी जाएं। तो जो पुरानी एनसीईआरटीज हैं वो डायमंड माइंस हैं, राइट, डायमंड माइंस, और जो नई एनसीईआरटीज हैं वो गोल्ड माइंस हैं। अब डिफरेंस क्या है, डायमंड अगर अनकट पड़ा है माइन में तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन गोल्ड किसी भी तरह से पड़ा है तो उसकी बहुत वैल्यू है, राइट। अब नई एनसीईआरटीज जो हैं उनका और पुरानी एनसीईआरटीज का एक सिंपल कंपैरिजन, and by way of that comparison you will understand why NCERT new are more important than the old NCERTs. Now have a look at this. If I go to old NCERT and talk about 1857 revolt, right, in the old NCERT there is a great mention of the fact that V.D. Savarkar called 1857 as first war of independence. सो पुरानी एनसीईआरटी बोलती है वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया, लेकिन न्यू एनसीईआरटी जब हमें क्या बताएंगी कि 1817 जो पायक विद्रोह हुआ ओडिशा में, इसको भारत सरकार ने अब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मान लिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ कंसिडर्स द पायक रिवोल्ट ऑफ ओडिशा इन 1817 एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो व्हाट इज द फन ऑफ रीडिंग ओल्ड एनसीईआरटीज व्हेन द मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द न्यू एनसीईआरटीज। सो आज से इस डिस्प्यूट को खत्म किया जाए। लेट्स कम आउट ऑफ दिस डिस्कशन दैट ओल्ड और न्यू। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू स्टडी ओनली द न्यू एनसीईआरटीज। Now moving on with Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues. Now while talking about this syllabus, see, when I say constitution, there are 395 articles, there are some amendments and then there are some court cases. But इन 395 आर्टिकल्स के बाद भी संविधान से जुड़ी हुई बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी नीतियां हैं। अब अगर मैं बात करूं इस पॉलिटिकल सिस्टम की, इस पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शंस होते हैं, लेकिन उन इलेक्शंस में पब्लिक ग्रुप एंड प्रेशर ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पर वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। हमें साथ में वो भी पढ़ना है, प्रेशर ग्रुप्स के बारे में पढ़ना है और साथ में हमें पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ना है। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, लेकिन ये पब्लिक पॉलिसीज तो कॉन्स्टिट्यूशन का और राइट्स इशू कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट होते हुए उसके बियॉन्ड भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट इज पार्ट ऑफ द राइट्स इश्यूज। सो जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो हमारे संविधान में तो कहीं भी नहीं वर्णित, पर वो इसका पार्ट बनता है। So constitution is not just लक्ष्मीकांत, it is beyond लक्ष्मीकांत, right? और +1 की जो NCERT है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वाली, वो बहुत बढ़िया इसको पढ़ने के लिए, बट उसमें फिर आपको कुछ वैल्यू एडिशंस करने पड़ेंगे। Now when we talk about economics and social development, idea of sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiative, etc. So अर्थव्यवस्था का समझते हुए एनसीईआरटीज में बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को पढ़ना है। सभी एनसीईआरटीज नहीं इंपॉर्टेंट, +1 +2 मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरी नहीं पढ़नी, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने हैं, उसके बाद कुछ एडवांस बुक्स पढ़नी है। लेकिन जितना ज़्यादा न्यूज़पेपर में से आप इस टॉपिक के अंदर चीज़ें ऐड करोगे, उतना ज़्यादा आप इस पेपर को बेटर अंडरस्टैंड करोगे, उतने इफेक्टिवली आप अच्छे आंसर्स लिखोगे। द मोर यू इंटीग्रेट द न्यूज़पेपर्स, द करंट इश्यूज विद इकोनॉमिक पार्ट, द बेटर द आंसर्स विल बी एंड द बेटर द मार्क्स विल बी फॉर ऑब्वियस रीजन, right? Then we have general issues on environmental ecology, biodiversity and climate change,
दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। अब जो ये वर्ड आया सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये बहुत ध्यान से पढ़ना था आप सबने, ये उन्होंने आखिर में लिखा है और बहुत सब कुछ ये सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट, पूरे सिलेबस के लिए। आप पीएचडी नहीं कर रहे हो आईएएस की तैयारी करते हुए, यू हैव टू हैव दैट आइडिया कि एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है कि इसके अंदर रह के मैं पढ़ूंगा, इससे बाहर मैं किसी तरफ भी नहीं जाऊंगा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, राइट। इंपॉर्टेंट क्या है, टू स्टिक टू द सिलेबस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड जनरल स्टडीज इज सामान्य अध्ययन, गहन अध्ययन नहीं है, इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करने आपको, वो ऑप्शन का डोमेन बन जाता है। वो स्टूडेंट्स को क्या समझना है, अगर मैं जीएस पढ़ रहा हूं और मुझे ये पता लग गया जीएस पढ़ते हुए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए अलग अलग फिलोसफर्स ने, हिस्टोरियंस ने, थिंकर्स ने क्या क्या आइडिया दिए। श्री रत्नागर जी बोलती हैं इकोनॉमिक डिक्लाइन, और ऑलचिंस एंड ऑलचिंस कुछ और आइडिया देते हैं, और मुगल का आइडिया कुछ और है, रेक्स का आइडिया कुछ और है, मार्शल का आइडिया कुछ और है। तो फिर भैया मेरे में और हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट में क्या डिफरेंस रह गया। सो मुझे एक लिमिट तक पढ़ना है और वो लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने वो लाइन ऑफ डिमार्केशन ड्रॉ नहीं किया और अगर हमें कोई गाइड नहीं कर रहा, सो हमारी जो प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी है वो फेल हो चुकी है। हम अननेसेसरी चीजें पढ़ते जा रहे हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज नॉट टू बी रेड इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो rather than knowing only what is to be read. So here you always need someone to guide you, to hold your hand, to mentor you personally, to let you know that see there is the end. You must not move ahead of this point. Fine. और लास्ट में आती है जनरल साइंस। सो ये है हमारे प्री के एग्जाम का सिलेबस जीएस का। अब अगर हम देखें व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड एंड हाउ वी डील विद दीज क्वेश्चंस, सो लेट्स टेक वन एग्जांपल हियर. In 2019, I will give you 3 examples, 3 different questions that were asked. So first question was from Indian history. Now the question is with reference to Swadeshi movement, consider the following statements. So जो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 and partition of Bengal was carried out by the British. At that time Indians planned Swadeshi movement, right? So Swadeshi movement उस समय पर शुरू की गई। अब इसके संदर्भ में उन्होंने क्या पूछा है, It contributed to the revival of indigenous artisan crafts and industries. So कितना ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैंने ज़्यादा ना भी पढ़ा हो तो मुझे क्या समझ आना चाहिए था। जब हमने स्वदेशी मूवमेंट चलाई थी, इसका मतलब था भारत को आत्मनिर्भर बनाना। आत्म शक्ति का आइडिया उस टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी दिया था। तो स्वदेशी मूवमेंट जब हमने स्टार्ट की, हमने ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट कर दिया, बहिष्कार किया गया अंग्रेजी सामान का। जब हम अंग्रेजी सामान का बायकॉट करेंगे, व्हेन वी बायकॉट द ब्रिटिश गुड एंड अडॉप्ट द स्वदेशी थिंग, अब जब हम स्वदेशी चीजें खरीदेंगे, इंडिजीनियस मीन्स हमारे अपने देश की क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज का रिवाइवल होगा, वो दोबारा से उत्थान करेंगी। दिस इज ट्रू, ये तो सही है आंसर। अब मैं नीचे देखता हूं, इन दो में 1 आता है, इसमें तो कह दिया नाइदर 1 नॉट 2, दैट मीन्स आंसर ए या सी में से होगा, बी या डी तो मेरे आंसर हो ही नहीं सकते। अब दूसरी स्टेटमेंट को पढ़ा जाए, द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एट पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। जब मैं क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं तो मैं क्या बताता हूं कि जब स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट की गई तो कांग्रेस के सेशन में, इन द सेशन ऑफ कांग्रेस, नेशनल एजुकेशन के बारे में भी बात की गई। और नेशनल एजुकेशन पे बात क्यों की गई कि ब्रिटिश ने इंडिया को पॉलिटिकली तो कॉन्कर किया है, भारत को उन्होंने राजनीतिक ढंग से तो जीत ही लिया है, अब इसको सांस्कृतिक ढंग से, फॉर द कल्चरल कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया टू अकॉम्प्लिश इट, सांस्कृतिक ढंग से जीतने के लिए अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन, अपनी शिक्षा प्रणाली हमारे देश में छोड़ दी है, राइट। हमें अपने ढंग से पढ़ा रहे हैं और हमें ये एहसास करा रहे हैं कि हम उनसे पिछड़े हुए हैं। थ्रू द मॉडर्न एजुकेशन द ब्रिटिश आर ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन द इंडियन सोसाइटी दैट दे आर फार सुपीरियर एंड वी आर मच इंफीरियर टू देम। सो भारत के जो राजनेता थे उस समय पर, द नेशनलिस्ट लीडर्स, दे वर टॉकिंग अबाउट आइडिया ऑफ नेशनल एजुकेशन। जब मैंने क्लास में ये बताया, सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसका मतलब बना था। अब मैंने इसको लिखवाया हो या ना लिखवाया हो, इसको समझा दिया क्लास में, दैट मीन्स दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, तो सी इज द आंसर, राइट। अब ये इस तरह से समझ के आप पेपर में करोगे तो चीज़ों को समझना ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द थिंग्स रेदर देन ट्राइंग टू मक देम अप। आप रट के नहीं पेपर दोगे, समझ कर पेपर दोगे, और वो हमारी जिम्मेदारी है कि चीज़ें आपको सही ढंग से समझ भी आएँ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है,
यहाँ पे देखो लिखा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब इज आर करेक्ट है तो दोनों करेक्ट है, आंसर बोथ 1 और 2 हो गया। अगर यहाँ पे लिख दिया जाता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट तो ये आंसर बन जाता डी अपने आप, क्योंकि दोनों करेक्ट है तो नाइदर 1 नॉट 2 इनकरेक्ट। पेपर में ये छोटा सा चेंज इतना तंग करता है भाई। हम ना बाहर आगे बोलते हैं मेरा पहला क्वेश्चन सही है, पर वो गलत हो गया होता है क्योंकि मैंने इनकरेक्ट को देख के नाइदर नहीं किया था, मैंने देखा दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और मैंने फटाफट से जल्दबाजी में सी को ही आंसर लगा दिया। सो बहुत ध्यान से समझकर चीज़ों को आपको चलना है और इसीलिए आपको एक मेंटर की ज़रूरत पड़ती है जो आपको हर चीज़ में गाइड करे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो उसी साल में सवाल पूछा गया, इट वॉज इन पॉलिटी और सवाल था विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट थी हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी, ये है नो हाई कोर्ट। अगर मैं नो छोड़ जाता तो सारी की सारी स्टेटमेंट ही गलत हो जाती। नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिस्डिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। जब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ता हूँ तो एज अ स्टूडेंट मेरे टीचर ने मुझे क्या बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 32 है और एक 226 है। आर्टिकल 32 गिव्स पावर टू सुप्रीम कोर्ट to declare those laws of the parliament as null and void which contravene with the basic structure of constitution, basically with the fundamental rights that infringe upon the fundamental rights of the citizens of India। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को वो शक्ति निहित की गई है जिससे कि वो पार्लियामेंट के उन कानूनों को रद्द कर सकती है जिससे कि वो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करें, और 226 में यही पावर हाई कोर्ट को दी गई है। दैट मीन्स सेंट्रल लॉ जो बनते हैं, केंद्र जो कानून बनाता है, 226 में हाई कोर्ट्स उनको चेक करती हैं। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, हाई कोर्ट के पास ये पावर है। दूसरा, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का कोई भी संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन उस पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, उसको किसी तरह से रोका नहीं जा सकता। ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 13 का तो संदर्भ भी ये है। आर्टिकल 13 says that Supreme Court will review, this is basically judicial review, right? So Supreme Court will review the amendments to the constitution if they are valid or not, or if they infringe upon the basic structure of the constitution or not। that means ये statement भी गलत है, तो आंसर हो गया D, neither 1 nor 2। अगेन वही एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट, तो आंसर हो जाता C। क्लियर? अब तीसरा एग्जाम्पल लिया जाए। तीसरा क्वेश्चन था करंट अफेयर से। पिछले साल में ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज चली, अटल इनोवेशन मिशन। सवाल बड़ा सरल पूछा गया, ये किसके अंडर सेटअप किया गया? राइट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट? आंसर है नीति आयोग। तो करना क्या था, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, जिस दिन ये न्यूज आई अटल इनोवेशन मिशन, प्री के लिए आपने उस दिन नोट बनाया और उसमें आपने मेंशन कर दिया दैट दिस वाज अंडर नीति आयोग। लेकिन मेंस के लिए आपने एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट बनाना था, तो प्री के लिए अलग से नोट बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अटल इनोवेशन मिशन अंडर नीति आयोग, इसके फीचर्स क्या हैं या इसके प्रोविजंस क्या हैं, इससे टारगेट क्या हैं, राइट, इसके एम्स या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस, राइट, इसमें क्या कमियां रह गई हैं, और वे फॉरवर्ड फ्यूचर के लिए क्या सजेशंस हैं। ये आपने अगर अपने पास एक कंप्लीट नोट बना लिया तो प्री का तो ये बहुत ही सिंपल आंसर था, आपके नोट में लिखा हुआ था जिस दिन आपने न्यूज़पेपर पढ़ा। वही एग्जांपल, इफ एवरी डे यू रीड योर न्यूज़पेपर, वन एवरी डे यू मेक अ स्मॉल नोट, वीकली यू रिवाइज इट, मंथली यू रिवाइज इट, एंड देन क्वार्टरली मीन्स एवरी 3 months यू रिवाइज इट, देन हाफ ईयरली एंड फाइनली ईयरली। पेपर से 1 महीना पहले आप इसके एनुअल रिवीजन शुरू कर दो। आपने डेली नोट बनाया 3 या 4 पेज का, वीकली नोट जो आपका बना, अब वीक में ना न्यूज़ रिपीट होती हैं, पिछले कितने दिनों से इंडिया चाइना बॉर्डर की न्यूज़ आ रही है, कितने दिनों से कोरोना वायरस की न्यूज़ आ रही है, तो हर रोज़ नहीं लिखना होता, तो जो वीकली शीट बनती है 5-6 पेज की बन जाती है। अब मंथ में भी बहुत चीज़ें रिपीट होती हैं, जब आप उनको इंटीग्रेट कर लोगे यू विल हैव अ मंथली शीट ऑफ लेट्स से 30 to 35 पेजेस। जब आप 3 महीने की न्यूज़ को इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है,
जिस दिन आप 3 महीने की न्यूज़ बनाओगे, अब आप बहुत सिस्टमेटिकली उसको एक पैराफ्रेज कर सकते हो कि ये पॉलिटी की न्यूज़ है, पॉलिटी के अंदर ये लेट्स से गवर्नर की न्यूज़ है, ये प्राइम मिनिस्टर की न्यूज़ है, ये पार्लियामेंट की न्यूज़ है, तो हेडिंग दे दे के आप उसका क्वार्टरली नोट बनाओगे जो कि आपका 70 to 80 पेजेस का बनेगा क्वार्टरली। हाफ ईयरली जो होगा वो 120 to 140 पेजेस का बनेगा और जो ईयरली होगा वो 200 पेज का नोट होगा। अब इन 200 पेज को एक महीने में अगर आपने 30 दिन में 200 पेज 10 बार भी पढ़ दिए तो आपने 1 2 3 4 5 एंड 10 15 रिविजन्स कर दिए करंट अफेयर्स के। हाउ विल यू फॉरगेट? और ये आपके हैंड रिटन 200 पेजेस हैं जिनको आपने पहले भी कितनी बार खुद लिख के बनाया था, पढ़ के बनाया था। वंस यू डू दिस यू विल नेवर फॉरगेट एनीथिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। सो ये बात हो गई हमारी प्री की। अब अगर हम देखें कि प्रीलियम पेपर 2 जो है सीसैट, जिसमें हमें 66 मार्क्स लेने थे, अगर अब हम उसकी बात करें 200 में से 66 मार्क्स, इसमें इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन आती है, इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ टेबल, डाटा सफिशिएंसी जैसी चीज़ें हैं। हेयर आई विल टेक अ चांस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ समझनी। बहुत से लोग बोलते हैं सर हिंदी माध्यम से तैयारी करनी है, हमें सिर्फ हिंदी में पढ़ा दीजिए। भाई आपको ये समझना है कि ये तो कंपलसरी है ना और ये क्वालिफाइंग भी है। अगर आपने अंग्रेजी को बिल्कुल ही नकार दिया, बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया तो पेपर क्वालिफाई नहीं करोगे। तो थोड़ा इंग्लिश का स्किल सेट तो आपको डेवलप करना ही होगा, उसके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। तो हर समय इस लड़ाई में फंसे रहने की बजाय कि हिंदी में पढ़ाओ, अंग्रेजी में पढ़ाओ, अगर हम ध्यान दें कि अंग्रेजी पे सवाल आने ही आने हैं, कंपलसरी है, क्वालिफाइंग है, इसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, तो हमें समझ आ जाएगी ये बात कि भैया थोड़ी अंग्रेजी में हमें भी निपुणता लेनी ही पड़ेगी। फाइन। सो जिन लोगों की इंग्लिश स्ट्रांग होती है, राइट, कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं, उनकी इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रांग है, वो इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे। और अगर मुझे पता है मेरी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, या फिर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ या मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड रहा है, तो मेरा ये वाला पार्ट स्ट्रांग है जहाँ पे मेंटल एबिलिटी आ रही है, एनालिटिकल एबिलिटी आ रही है, तो मैं यहाँ से ज़्यादा मार्क्स ले जाऊँगा। सो अगर मेरी मैथ स्ट्रांग है तो मैं वहाँ से 50 नंबर ईजिली ले सकता हूँ, तो इंग्लिश में मुझे 16 मार्क्स भी मिल गए तो मैं पास हो जाऊँगा। और अगर मेरी इंग्लिश स्ट्रांग है तो मैं 35 से 40 नंबर तो यहीं ले जाऊंगा। अब बाकी जो नंबर चाहिए 21 से लेकर 26 नंबरों तक, 31 से लेकर 26 नंबर तक, फिर वो मुझे इंग्लिश से लेने पड़ेंगे या मैथ से लेने पड़ेंगे। इस तरह से हमें ये 66 मार्क्स लेने हैं, राइट। तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है जो चीज़ आपकी ऑलरेडी स्ट्रांग है, जिसमें आप ज़्यादा नंबर ले सकते हो, आप दूसरे पे ज़्यादा ध्यान दो, नहीं तो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा और जीएस की हुई सारी तैयारी निरर्थक हो जाएगी। द एंटायर थिंग विल गो वेस्ट अगर आपका पेपर क्वालिफाई नहीं हुआ, राइट। नाउ व्हेन वी कम टू मेंस, मेंस में क्या होगा, एक ऐसे पेपर है 250 मार्क्स का, आपसे 2 ऐसे लिखवाए जाएंगे 125 मार्क्स के, 1000 वर्ड्स ईच, राइट। 1000 वर्ड्स में आपसे ऐसे लिखवाएंगे, आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, आपको एक ऐसे लिखना है। Now this is very important to understand. When you have to write 2 essays, 1000 words each, out of given 4 choices, you have to write one essay for 125 words marks each. What is more important here to understand? भाई ऐसे 1000 शब्दों में लिखना है, it is 1000 words. You first have to have a lot of fodder. आपके पास बहुत सारा मसाला होना चाहिए लिखने के लिए. Second, you must know the art of writing. राइट, यू जस्ट कांट राइट इट फॉर द सेक ऑफ राइटिंग इट। ऐसे लिख दिया, कौन पढ़ेगा? मैं आपको 1000 वर्ड लिख के दूं कि पढ़ो इनको, बैठ के आप ही उब जाओगे। यू विल नॉट हैव दैट इंटरेस्ट इन इट। सो निरस चीज़ें नहीं होंगी, इनमें रस डालना पड़ेगा ताकि पढ़ने वाले को स्वाद आए, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू ऐड समथिंग टू इट, दैट द रीडर, द एग्जामिनर, द इवैल्यूएटर इज गेटिंग अट्रैक्टेड टू व्हाट यू हैव रिटन एंड इज रीडिंग इट थ्रू एंड थ्रू। सो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो एंड अंडरस्टैंड दैट टू एक्वायर दिस स्किल सेट we need at least 3 to 4 months and then we can start writing essays. आज ही आप बैठ जाओ ऐसे लिखने, नहीं लिख पाओगे, तो इसको थोड़ा टाइम दोगे। जब आपने डिफरेंट टॉपिक्स पढ़े, आपके पास फॉर्डर आया, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपके पास फॉर्डर आया, अब आपके पास सामान तो है कि आप ऐसे लिखना शुरू करो। आज बैठ जाओ लिखने के लिए, इशू ऑफ नक्सलाइट्स इन इंडिया, क्या लिख लोगे? कितना ही पता है आप लोगों को। सो इसको आप टाइम दोगे ही दोगे, यू हैव टू गिव टाइम टू इट।
You have to remember what we were told in the childhood. Rome was not built in a day. हथेली पे सरसों नहीं जमती, समय लगेगा, आराम से आप इसकी तैयारी करोगे, आप ऐसे लिखोगे। जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है और सोसाइटी भी है, जो मैं टाइप करना भूल गया। तो ये 250 मार्क्स का है। 250 नंबर का ऐसे है, 250 नंबर का जीएस 1 है। फिर जीएस 2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं 250 मार्क्स के। ऐसी जीएस पेपर 3 है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इन्वायरमेंट है, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट 250 वर्ड्स। पेपर 4 एथिक्स है, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसके भी 250 मार्क्स। दैट मीन्स जीएस के पेपर 1, 2, 3, 4 के मिला के 1000 मार्क्स बन गए हमारे, और इसमें 250 ऐसे के भी ऐड हो गए। सो 1250 नंबर तो हम सबके लिए हैं, राइट। सब लोगों ने सेम टॉपिक्स पे पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, सेम कंटेंट पढ़ना है, सेम बुक्स पढ़नी है और सेम क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। फिर आता है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। देन देयर इज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, वैकल्पिक विषय। ये हर आदमी अपनी चॉइस का लेगा। एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे 250-250 नंबर के। कोई हिस्ट्री लेगा, कोई ज्योग्राफी लेगा, कोई पब्लिक एड लेगा, कोई एंथ्रोपोलॉजी लेगा, कोई सोशियोलॉजी लेगा, कोई पॉलिटिकल साइंस आईआर लेगा, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेगा। हर आदमी अपनी एक्सपर्टाइज के अकॉर्डिंगली ये सब्जेक्ट चूज करेगा। इसके 500 मार्क्स हैं, सो 500 बीच में ऐड हुए तो ये हो गए 1750 नंबर, राइट। अब इन 1750 नंबर में से अगर आपके 800 प्लस मार्क्स हैं तो भैया बहुत सेफ हो, बहुत सेफ। आपको इंटरव्यू कॉल आ रहा है, बट फॉर कि आपने लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई किया कि नहीं किया। अब एक बार फिर से समझना पड़ेगा लैंग्वेज को, और वही हिंदी और अंग्रेजी की लड़ाई से बाहर आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक कंपलसरी पेपर इंग्लिश का होगा और एक रीजनल लैंग्वेज का, आपकी अपनी भाषा का। वो हिंदी भी हो सकती है, वो पंजाबी भी हो सकती है, वो कन्नड़, तेलुगु, मलयालम भी हो सकती हैं, राइट। जो भी हमारे संविधान के 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस मेंशन्ड है वो आप उनमें चूज कर सकते हो। बट इंग्लिश तो कंपलसरी है, तो फिर से वो लड़ाई क्यों लड़नी कि हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ। थोड़ी सी अंग्रेजी तो आपको यहाँ भी करनी है। और अगर कोई आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा है 2 भाषाओं में, तो वो आपकी मदद कर रहा है कि आपको अंग्रेजी भी अच्छे से समझ आ जाए, राइट। सो ये जो पेपर होता है लैंग्वेज का, ये भी क्वालिफाइंग होता है। इसमें आपको 25% मार्क्स लेने हैं दोनों पेपर्स में। अगर नहीं लिए तो इनके मार्क्स काउंट ही नहीं होंगे। इसके बाद आती है लास्ट स्टेज, जो होती है इंटरव्यू की स्टेज। और इंटरव्यू में 225 मार्क्स लगते हैं। 225 में से आपकी इवैल्यूएशन होती है। सो 2075 में से आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। अगर हम देखें मेंस में किस तरह के सवाल आते हैं या इसका सिलेबस क्या होता है, इसमें ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, सोसाइटी है पेपर 1 में। और पेपर 2 में है, अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अब पेपर 1 का मेंस का क्वेश्चन है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। दिखता है क्वेश्चन उसके ऊपर है, बट लेट अस ट्राई अंडरस्टैंड सवाल पूछा क्या गया। 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate, सबसे पहले इस पे ध्यान देना है। ये elucidate है, elucidate का मतलब क्या होता है? elucidate करना, इसको विस्तार से बताना, ठीक है, एक्सपैंड करना इसको। अब जब हमने पूछा है सवाल 1857 पास्ट 100 ईयर्स, तो मुझे क्या याद आना चाहिए? टीचर ने क्लास में बताया कि 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 द ब्रिटिश स्टार्टेड कॉन्करिंग इंडिया पॉलिटिकली। सो 100 ईयर्स इसके कब पूरे हो रहे हैं? 1857 में। उसने 1857 के रिवोल्ट के कॉजेज नहीं पूछे। दे हैव नॉट आस्क्ड अस टू राइट द कॉजेज ऑफ 1857, दे हैव आस्क्ड अबाउट द बिग एंड स्मॉल लोकल रिबिलियंस। तो मैं क्या बताऊंगा? द डे द ब्रिटिश वॉन प्लासी एंड दे स्टार्टेड द पॉलिटिकल कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। जैसे ही भारत के ऊपर अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित करना शुरू किया, एक किसान थे, देयर वर पेजेंट who were now oppressed by the British because of their new exploitative land revenue system। जो अंग्रेजों ने नया भू राजस्व की नीति बनाई, नई नीति, उससे जो भारत का किसान था उसका उत्पीड़न हुआ, राइट। सिमिलरली देयर वर लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार थे उनका भी उत्पीड़न हुआ। जो ट्राइबल्स थे, जनजातीय लोग थे, उनका भी उत्पीड़न हुआ। सो पेजेंट्स ने रिवोल्ट किए, ट्राइबल्स ने रिवोल्ट किए, लैंडलॉर्ड्स ने रिवोल्ट किए। इनके एग्जाम्पल डालने हैं पिछले 100 सालों में और फिर कंक्लूड करना है। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, इट वाज अ कंटिन्यूटी फ्रॉम द पास्ट 100 ईयर्स, द अनरेस्ट इन द पास्ट 100 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी था।
ऐसे उन्होंने पूछा है हाउ एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने डेमोक्रेसी का आइडिया दिया, फंडामेंटल राइट्स का आइडिया दिया, राइट, एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म का आइडिया दिया। ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ इमर्ज हुए। यहाँ पर हमने उन आइडियाज़ की बात करनी है, कैसे उन आइडियाज़ ने मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशंस को ले किया। फाइन, ऐसे ही बात आगे आएगी ज्योग्राफी की, इंडियन सोसाइटी की। आप इन क्वेश्चंस को देखो और समझना शुरू करो कि जब आपने अच्छे सोर्सेज पढ़े हैं, आपको किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो चीज़ों को समझना और उन्हें इम्प्लीमेंट करना कितना ईजी हो गया। पेपर 2 में कॉन्स्टिट्यूशन है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। इंटरनेशनल रिलेशंस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एम्फेसिस रहता है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे रहता है, राइट। द मोर एम्फेसिस इज ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। दिस इज पेपर 2। पेपर 3 के सिलेबस में वी हैव इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी इश्यूज। और इसके बाद पेपर 3 के ऊपर अगर आप देखो क्वेश्चंस कैसे आए हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, बायोटेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। ये जो लिंक है जो हमने ये पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, इसको हम आपको देंगे साथ में नीचे लिंक में। आप ये डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप देख सकते हो बाद में चीज़ों को समझने के लिए। पेपर 4 एथिक्स एंड इंटेग्रिटी है, उसका ये सिलेबस दिया हुआ है। इसमें 2 तरह से सवाल आते हैं, डायरेक्ट एंड केस स्टडीज पे। इसमें कुछ मॉरल थिंकर्स पढ़ने हैं, राइट, जैसे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पब्लिक सर्वेंट, जो आप बनना चाहते हो आप समझते क्या हो, एंड रिफ्लेक्ट ऑन द एक्सपेक्टेड रोल ऑफ पब्लिक सर्वेंट, क्या वो अपने आप को राजा माने कि वो जनता का सेवक माने, राइट। इस तरह के सवाल आते हैं जिन पे आपने 10 मार्क्स का आंसर लिखना है। वर्ड लिमिट बताई हुई है, इस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। सो वाइल टीचिंग यू गाइज इन द क्लास व्हाट वी विल बी ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई ये ना वर्ड लिमिट को भी ध्यान में रखो। अदरवाइज even if you know out of 20 given questions you know the answers to 19, but you have not managed the answer writing technique, you have not practiced on it, you end up writing 15 or 16 answers and you come out of the paper. Now if you have written even 16 answers, you have left 40 worth marks in paper 1. Going by 4 papers, 160 marks have been left where you stand a chance. So time management, answer writing mechanism and notes making, everything requires an expert guidance, and that is what we offer you if you join hands with us. We stand committed that we will be guiding you step by step how this exam is to be qualified, right. So thank you everyone, this was our lecture 1. Now we will be starting our NCERT course. In this NCERT course, we will be first completing all the important topics that are required for this exam, this syllabus, this style in 50 days. 50 दिनों में हम आपको NCERTs करवाएंगे 6 to 12th क्लास की, जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमने सिलेबस देखा उसके साथ सिंक्ड। क्लासेस लाइव चलेंगी 6 to 8 PM, शाम को 6 से 8 लाइव चलेंगी। और अगर किसी की क्लास मिस हो जाती है, कोई लाइव नहीं देख सकता या किसी को बाद में रिवाइज भी करना है, उनको ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिलेंगे, राइट। और इस कोर्स की कॉस्ट है 5000 रुपीज़। 5000 रुपये में आप हमारे साथ ये 50 दिन का कोर्स करेंगे। इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इन 50 दिनों में आप हमारे टीम के सभी टीचर से पढ़ेंगे। हिस्ट्री टीचर आपको हिस्ट्री पढ़ाएगा, ज्योग्राफी का टीचर ज्योग्राफी, इकोनॉमी का टीचर इकोनॉमी। सो हर टीचर के साथ आप फेमिलियर हो जाओगे, हर टीचर का वे ऑफ टीचिंग, उसका स्टाइल ऑफ टीचिंग आप देखोगे, एंड वंस यू फील 100% श्योर एंड कंफर्टेबल कि यस दिस इज़ व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, ये वो टीचर हैं जो मुझे पढ़ा सकते हैं, मुझे समझा सकते हैं और मैं बेटर प्रिपेयर कर सकता हूँ, फिर आप हमारा एडवांस कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा जल्दी डिसीजन लेना होगा। अगर आप 22-23 की तैयारी कर रहे हैं, आप पहले सिर्फ NCERT कीजिए, उसके बाद आप एडवांस कोर्स कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप दिस विल ऐड सम वैल्यू टू व्हाट यू वांटेड टू नो एंड हेल्प यू लिव योर ड्रीम सक्सेसफुली। बेस्ट ऑफ लक। आज शाम को 6 बजे फिर मिलेंगे लाइव क्लास में NCERT के लिए, जिसमें हम अभी न्यूज़पेपर रीडिंग की डिस्कशन करेंगे, नोट्स मेकिंग की डिस्कशन करेंगे। दोज हु हैव नॉट येट रजिस्टर्ड एंड हैवंट गॉट द लिंक्स फॉर देम कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप ऑन माई नंबर, एंड माई नंबर इज, आई विल राइट इट हेयर फॉर यू पीपल, माई नंबर इज 98147
11661 981471 11661. It is also given in the link and in the ticker below. So those who haven't got the links for next 2 classes can get the link if they want to watch it live on Zoom. Otherwise it will be on the YouTube, right? In the live classes you can also interact, ask your doubts and raise your hand and ask questions from the teacher concerned. So best of luck everyone, stay blessed, stay safe, God bless you all, bye bye.